नमस्कार। बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को 1 to 4 यूनिट तक का सिलेबस बताया जाएगा। तेजी से बताया जाएगा। यह प्रॉपर क्लास नहीं है, यह रिवीजन क्लास है। एग्जाम से पहले आप लोगों को आसानी रहे इस वीडियो को देखने में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का जो पहला यूनिट है उसमें डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप पूछता है। तो कब से इसका पॉलिटिकल साइंस कितना पुराना है, तो ये काफ़ी पुराना है, ठीक। और इसका जो फादर माने जाते हैं, फादर कौन है, तो अरिस्टोटल है, अरस्तु, यूनानी विचारक, ग्रीक थिंकर अरस्तु हैं। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कहा है, सर्वोच्च विज्ञान बोला है। एग्जाम में देखिए, जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं तो आपको ब्लैक से लिखना है और बाकी चीज़ों को ऐसे। तो समझ लेंगे एक बार वीडियो को तो अच्छा रहेगा। देखिए, पोलिश जो वर्ड होता है, पॉलिटिकल साइंस है, तो ये किस वर्ड से मिलकर बना है, तो पोलिश वर्ड से मिलकर बना होता है। पॉलिश वर्ड का मतलब क्या होता है, सिटी स्टेट, नगर राज्य, यानी छोटा जो राज्य होता है, नगर राज्य, छोटा राज्य को नगर राज्य, पोलिश वर्ड से पोलिश बोलते थे। उसी की वहाँ की जो गतिविधियां होती थी उसमें जो लोग भाग लेते थे उनको पॉलिटिकल साइंस, आगे चल के इस वर्ड की उत्पत्ति ऐसे होती है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति ऐसे होती है। पॉलिटिक्स शब्द किस वर्ड से मिलकर बना है, तो पोलिश। पोलिश का मतलब क्या होता है, सिटी स्टेट, नगर राज्य। ये इसकी हम लोग परिभाषाएं लिखते हैं। परिभाषाएं लिखनी जरूरी है। स्टार्टिंग में ये सब आप लोग बता सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस बहुत पुराना है और इसके जो है फादर हैं। अब आइए डेफिनेशन। डेफिनेशन दो प्रकार के हैं, एक ट्रेडिशनल और दूसरा मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन है उसमें देखिए, जो थिंकर हैं वो एज द स्टडी ऑफ स्टेट बताते हैं, मतलब राज्य के अध्ययन के रूप में। तो सबसे बड़ा नाम इसमें कौन है, गार्नर का। गार्नर कहते हैं पॉलिटिकल साइंस बिगेन्स एंड एंड्स विद द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस का विषय का अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अब देखिए, ये तो स्टेट हो गया। अब गवर्नमेंट के रूप में बताएंगे, एज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। इसमें कौन कौन बताएंगे, सीले हैं और लिकाक। सीले लिकाक क्या बताएंगे, जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या है, गवर्नमेंट की स्टडी है। पहला राज्य का अध्ययन है, दूसरा गवर्नमेंट का स्टडी है, ठीक है। तो पहले में कौन, गार्नर, दूसरे में सीले लिकाक। और तीसरे वाले आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि एज द स्टडी ऑफ बोथ स्टेट एंड गवर्नमेंट, मतलब वो सरकार राज्य दोनों का अध्ययन है, राज्य सरकार दोनों का स्टडी करता है, ठीक है। मॉडर्न जो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, इसमें मॉडर्न डेफिनेशन ये पावर, प्रभाव, सत्ता, इन सब की बात करता है। डेविड ह्यूस्टन ये व्यवहारवादी विचारक। कैसे विचारक है डेविड ह्यूस्टन, अभी आगे भी सेकेंड यूनिट में भी डेविड ह्यूस्टन आएंगे। तो इन्होंने कहते हैं कि जो डेविड ह्यूस्टन के अनुसार पॉलिटिकल साइंस क्या है, समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन है। कौन बोलता है, इसका मूल्यों का, वैल्यूज का, ये डेविड ह्यूस्टन की परिभाषा है। और देखिए, लासवेल, कैपलान, कैटलिन, ये लोग पॉलिटिकल साइंस को पावर पॉलिटिक्स मानते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या है, पावर पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ नहीं। अब देखिए इसका नेचर, डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, इसका नेचर हम लोग देखते हैं। तो नेचर आइए हम लोग देखते हैं कैसा है। तो नेचर कैसा है, कुछ लोग बोलेंगे पॉलिटिकल साइंस साइंस है, कुछ लोग बोलेंगे आर्ट है, कुछ लोग बोलेंगे दोनों है। आपको बताना है लास्ट में कि कैसा है। तो देखिए, साइंस वाले क्या कौन कौन है, अरस्तु बोधा, एक नाम रखना है क्यों साइंस बोले हैं। सिस्टमेटिक स्टडी, साइंस वाले क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी होती है साइंस में, कि अगर 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बोलते हैं कि ये भी क्या है, पहले राज्य सरकार इन सबका लाइन से अध्ययन करता है ना, इसलिए इसको साइंस बोला जाता है। और दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट जो है इसमें पॉसिबल होता है। कैसे पॉसिबल होता है, तो लोकतंत्र, पंचायती राज, जहाँ पर लोकतंत्र रहेगा वहाँ का सरकार कैसे रहेगा ये पता किया जा सकता है। जहाँ पर तानाशाही वाली व्यवस्था रहेगी वहाँ पर सरकार कैसे रहेगा ये पता किया जा सकता है। इसलिए ये लोग बोलते हैं कि साइंटिफिक सिस्टमेटिक स्टडी है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोग यहाँ पर संभव हो सकता है। सर्वमान्य नियम, यूनिवर्सल रूल यहाँ पर काम करते हैं। यूनिवर्सल रूल का मतलब ये होता है कि जो आप काम बनारस में कर रहे हैं वही काम अमेरिका में करेंगे, रात को 12 बजे करिए चाहे दिन के 12 बजे, उसका जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए। जैसे 2+2 जोड़ेंगे तो भैया वो बनारस में भी वही आएगा, लंदन में भी वही आएगा, रात को दिन में जोड़ेंगे तो भी होएगा, 12 बजे रात को NaCl मिलाएंगे तो NaCl बनेगा। तो ये वाले जो नियम है ये बोलते हैं कि यहाँ पे भी लागू होते हैं। कैसे लागू होते हैं, जैसे जो कुछ कुछ सिद्धांत हैं अगर वैसे पालन किया जाए तो ह्यूमन बिहेवियर वैसा ही होता है, ऐसा इन लोगों का कहना है।
अब विपक्ष में देखिए, विज्ञान न मानने वाले लोग कौन है? बक्कल है, काम्टे हैं, मेटलैंड है, बर्क। ये लोग मानते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये साइंस नहीं है। इनका कहना है लैक ऑफ यूनिवर्सल फैक्ट। गणित और भी बहुत इसकी फिजिक्स की तरह सामान्य नियम यहाँ पर नहीं किया जा सकता, और इसके प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता ना कि ऐसा होगा तो यही होगा, चुनाव में मोदी जी ही जीतेंगे, योगी जी ही जीतेंगे। तो मानव स्वभाव की देखिए यहाँ पर जो नेचर, ह्यूमन नेचर होता है ये बदलता रहता है। ठीक, आज बुद्धि लोग भी होते हैं, तो भाई कोई फिक्स नहीं है कि ह्यूमन नेचर कैसा। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग ह्यूमन नेचर का स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर ह्यूमन नेचर तो अलग होता है ना कि यहाँ Na+Cl मिलाएंगे तो NaCl मिलेगा। तो मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि किसी को पैसे देंगे तो आपका काम करेगा ही, तो नहीं करेगा, ये सब मैटर करता है यहाँ पर। ठीक है, मेटलैंड ने देखिए एक लाइन बोला है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों में नहीं बल्कि शीर्षक के प्रतीक हो। यहाँ पॉलिटिकल साइंस है तो इसकी आलोचना कर रहा है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस है, आर्ट है, कला है। तो कला कला का काम क्या होता है? जीवन को सुंदर बनाना। तो शासन व्यवस्था में भी ये बेहतर बनाने का काम करता है। घंटसली ये लोग कहते हैं कि क्या है, जीवन को भी बेहतर बनाता है कला। तो पॉलिटिकल साइंस जो है गवर्नमेंट को बेहतर बनाने के लिए काम करता है, इसलिए ये आर्ट है। तो आपको निष्कर्ष देना है कि यह साइंस और आर्ट दोनों है, क्योंकि साइंस के भी कुछ कुछ लक्षण है, आर्ट के सोशल साइंस है। बेसिकली क्या है? सोशल साइंस है जो समाज की स्टडी करता है। लास्ट में आपको कंक्लूजन में यही बनाना है कि ये क्या है? सोशल साइंस है। आइए हम लोग स्कोप देखते हैं। तो स्कोप क्या है? तो स्कोप में देखिए किन किन सब्जेक्ट का अध्ययन, पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या हम लोग स्टडी करते हैं, यही आपको बता देना है। तो यूनेस्को की सम्मेलन हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस 1948 में। इसमें बताया गया पॉलिटिकल थियरी, जो आपका पेपर है पॉलिटिकल थियरी, आप लोग जानते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना होता है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, जो भी सब डाल दीजिएगा। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पढ़ने होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है ये सब पढ़ने होते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना होता है, गतिशीलता पढ़ना होता है, पॉलिटिकल पार्टी, पब्लिक ओपिनियन, ये सब पढ़ना होता है इसमें। तो ये एनजीओज की भूमिका। इंटरनेशनल रिलेशन भी आप लोग को 6 सेमेस्टर में बताया जाएगा। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन मतलब क्या होता है? कौन सी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, एक देश का व्यवहार दूसरे देश के कैसे काम करता है। देखिए, यही सब आपको लिख देना है। कुल मिलाकर स्टडी पॉलिटिकल साइंस क्या करता है? स्टडी ऑफ ह्यूमंस है, स्टडी ऑफ स्टेट है, सरकार का अध्ययन है, ये सब आप लोग बता दीजिए। ठीक, तो इस तरह से हमारा, अच्छा ये और बचा मेथड्स इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की जो अध्ययन की विधियां हैं कौन कौन है? देखिए, दो प्रकार की है, पारंपरिक और आधुनिक। पारंपरिक जो ट्रेडिशनल मेथड्स है वो क्या है? तो ट्रेडिशनल मेथड्स में आ जाएगा आप लोग का, देखिए दार्शनिक विधि, फिलोसॉफिकल मेथड्स, जो पुराने वाले लोग अरस्तु, प्लेटो, हाफ्सलॉक, रूसो, हीगल, ग्रीन, पार्के, बोसांके, ये लोग जो यूज करते थे उसको कहते हैं फिलोसॉफिकल मेथड्स। यानी ये लोग आदर्श की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, मूल्य की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? नैतिकता, मूल्य, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि ये लोग बात करते हैं। ये नहीं बोलते क्या है, इसका जोर नहीं देते, ये लोग जोर देते हैं क्या होना चाहिए पे जोर देते हैं। ठीक है, दूसरा इसका जो उपांग है, ऐतिहासिक उपांग है, यह जो है इतिहास की हिस्टोरिकल मेथड है। तो हिस्टोरिकल मेथड में कैसे अध्ययन करें? जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई रिसर्च करने के लिए आएगा टॉपिक, तो पूरा उसका इतिहास भूगोल बताने लगी कि इसकी शुरुआत कब हुई, उसके बाद कौन क्या किया, ये जब हम लोग करने लगते हैं तो उसको हिस्टोरिकल मेथड्स कहते हैं। देख लीजिएगा, इसमें केवल वीडियो इस पर्पज से है ताकि जो समझ में ना आए आसानी से पीडीएफ आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो कानूनी लीगल मेथड्स क्या कहता है? राज्य को देखिए कानून की इकाई मानता है, और मानता है कि जो भी राज्य है वो कैसा होना चाहिए? वो कानून के आधार पर काम करता है, स्टेट। तो ये सब देखिए ट्रेडिशनल। जो आधुनिक मॉडर्न मेथड्स है, मॉडर्न मेथड फैक्ट पर बात देख करेगा, वैल्यू पर जो नहीं देगा। देखिए, व्यवहारवादी जो ये है मनुष्य के व्यवहार को अध्ययन करता है, इसमें डेटा, स्टैटिक्स और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर फैक्ट की बात की जाती है, वैल्यू पर जोर नहीं दिया जाता, इतना ध्यान रखिएगा। व्यवहारवाद अभी अगले यूनिट में भी आएगा, वहां पर भी आप लोग को ध्यान देना है कि व्यवहारवाद, बिहेवियरल मेथड जो है किस पे ध्यान देता है? फैक्ट पर ध्यान देता है, वैल्यू पर ध्यान नहीं देता है। डेविड स्टन ये लोग इसके हैं। उत्तर व्यवहारवाद देखिए डेविड स्टन ने शुरू किया था। कि डेविड स्टन ने क्या कहना क्या था कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो केवल वैल्यू की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, जबकि क्या है उस पर तो जोर ही नहीं देता है। तो ये व्यवहारवादी लोग किस पर जोर देते हैं? ये लोग क्या है पर जोर देते हैं? मूल्य मुक्त, वैल्यू फ्री स्टडी करते हैं।
और फैक्ट डाटा पर जोर देता है। उत्तर व्यवहार पोस्ट बिहेवियरल इसके बाद क्या आता है, ये भी डिवीजन क्या है, ये मुख्यतः व्यवहारवादी कमियों को दूर करने के लिए आता है। इसमें डेटा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देखिए दो चीज इसमें इम्पोर्टेंट है, सामाजिक प्रासंगिकता और एक्शन। ये सब सोशल रिलेवेंस एंड एक्शन इम्पोर्टेंट है कि समाज में जो हम कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये देखना चाहिए। हम कार्य कैसे कर रहे हैं ये देखना चाहिए। ये किसका करना है, डेविएशन का ही करना है, उत्तर व्यवहारवादी। तुलनात्मक पद्धति हम लोग देखते हैं, कंपैरेटिव मेथड्स है। कंपैरेटिव मेथड दो या दूसरे की तुलना करते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड सांख्यिकी पद्धति, इसमें देखिए चुनाव वगैरह होता है तो एग्जिट पोल वगैरह आता है, तो ये इसी मेथड से आता है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस ये भी इम्पोर्टेंट है। जो परंपरागत वाला है ये आदर्श बताता है क्या होना चाहिए, मॉडर्न वाले बताते हैं क्या है, ठीक है। तो ये लोग वैल्यू पर जोर देते हैं पुराने वाले, और ये लोग डेटा पर जोर देते हैं मॉडर्न वाले, ठीक। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, मुख्य चरण वगैरह ये सब नहीं पूछेगा आपसे। अब सामाजिक विज्ञान से संबंध है, ये देखते हैं लोग। तो पॉलिटिकल साइंस है, इसका अन्य जो रिलेशन है कैसे है। तो इतिहास से आप लोग को बता देना है कि इतिहास और पॉलिटिकल साइंस एक दूसरे के लिए क्या है, पूरक है। इतिहास पॉलिटिकल साइंस को क्या क्या देता है, तो विकास क्रम क्या कब कैसे हुआ है ये बताता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरस्तु प्लेटो किस काल में रहे हैं, कौटिल्य, ये लोग, ठीक है। राजनीतिक प्रयोगशाला है इतिहास। इतिहास में भी जो कुछ हुआ है सब राजाओं का ही तो देन है, राजा ने कब क्या किया है कैसे। अब पॉलिटिकल साइंस की इतिहास को देन, तो ये पॉलिटिकल साइंस भी हिस्ट्री को क्या देता है, अध्ययन सामग्री देता है, ठीक। अगर मान लीजिए राजाओं का अध्ययन न करें तो इतिहास में कुछ रहेगा नहीं रहेगा, विचारधारा देता है, जैसे आदर्शवाद की विचारधारा, इस तरह की विचारधारा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इजी है। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में क्या रिलेशन है, तो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में देखिए अर्थशास्त्र क्या क्या देता है। देखिए कार्ल मार्क्स कहता है ना कि जो कुछ भी हुआ है वो आर्थिक है। पहले मनुष्य क्या था, गरीब था, खुले में रहता था। उसके बाद दास प्रथा आई, सामंत प्रथा आई, पूंजीवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, ये जो है ये पूरा ये पॉलिटिकल साइंस को दिया जाता है। सरकारी नीतियों का निर्धारण देखिए, जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं, गरीबी बजट, ये सब पॉलिटिकल साइंस को इफेक्ट करती है। क्रांति वगैरह अगर कहीं हुई आर्थिक शोषण के कारण होती है। पॉलिटिकल साइंस क्या देता है, तो पॉलिटिकल साइंस जो है व्यवस्था देता है। अगर सरकार ही नहीं रहेगी तो भाई आपका आर्थिक का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सरकारें किस तरह से काम करती हैं ये पॉलिटिकल साइंस देता है। इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल रिलेशन में देखिए, अगर कहीं युद्ध वगैरह हो गई तो पूरा इकोनॉमी का स्थिति गंभीर हो जाएगा। ये सब साइकोलॉजी से देखिए, साइकोलॉजी का क्या उपयोग है, राजा जो है शासन चलाने के लिए इसका उपयोग करता है। एक अच्छा राजा बनने के लिए आवश्यक है कि साइकोलॉजी आना चाहिए। पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक चुनाव वगैरह बिना साइकोलॉजी के नहीं जीता जा सकता है, ठीक। और सोशियोलॉजी से देखिए, सोशियोलॉजी पूरा देखिए, आपको मैं क्या बता रहा हूँ, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये सब माइंड में रखना है, पढ़ लेना है और अच्छे से जाकर लिख देना है एग्जाम में, ठीक है। सोशियोलॉजी समाज में है, सोशल जस्टिस, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सब दोनों के मुद्दे हैं, ठीक है। जियोग्राफी से देखिए क्या होता है, तो जियोग्राफी में इंटरनेशनल रिलेशन में देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये भूमिका निभाता है। जिस देश का भूगोल अगर मजबूत रहेगा ज्योग्राफी, तो वहाँ पर हमला हमला कम होगा, ठीक। ये सब आप लोग देखिएगा। आइए हम लोग यूनिट 2 में चलते हैं, सेकेंड यूनिट देखते हैं। थोड़ा तेजी से चलना है क्योंकि एग्जाम आप लोग का करीब आ चुका है, रिवीजन का टाइम है, इसीलिए थोड़ा तेजी से चलना है। आइए हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के जो अप्रोचेस हैं, क्या क्या अप्रोच हैं इसके, यानी इसको एक बार आप लोग देखेंगे अच्छे से याद हो जाएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है और मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, ये हम आप लोग को बताएंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच देखिए, ये राज्य सरकार जो हमने मेथड्स पढ़ा लगभग उसे से रिलेटेड है, क्या होना चाहिए, आदर्श क्या बात करता है। इसमें पहला जो है वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, यानी संस्थागत अप्रोच है। इसमें कैसे हम पॉलिटिकल साइंस का स्टडी करते हैं, तो 3 अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कैसे हम लोग इसका स्टडी करते हैं यही बताएगा। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कैसे, इंस्टीट्यूशन को ध्यान में रखकर इसकी स्टडी की जाती है। हिस्टोरिकल अप्रोच क्या किया जाता है, वो भी क्या पूरा इतिहास कैसे आया है, कैसे गया है, कब शुरू से लेकर लास्ट तक इसका। सोशियोलॉजिकल देखिए, समाजशास्त्री उपागम क्या करता है कि जो कुछ भी हो रहा है समाजशास्त्र से हो रहा है, तो समाज में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये ज्यादा जरूरी। फिलोसॉफिकल फिलोसॉफिकल अप्रोच क्या क्या होना चाहिए पे बल देता है। आदर्श राज कैसा होना चाहिए इस पर बल देता है। कानूनी उपागम, ये भी राज्य को क्या मानता है, कानूनी उपागम मान के बात करता है। जो मॉडर्न अप्रोच है वो क्या काम करता है, देखिए इसमें व्यवहारवाद आ जाएगा,
व्यवहारवाद मैंने बताया मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, बिहेवियरल अप्रोच। और क्या करता है, क्या होना चाहिए नहीं क्या है पे बल देता है, वैल्यू पर मतलब मूल्य पर बल नहीं देता है बल्कि फैक्ट पर बल देता है। मैंने तीन आपको अंतर व्यवहारवाद के बता दिए, तो आपको ये इन सबको लेना। डेविड डिस्टन इसके ये है नियमितता, सत्यापन, रेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन, ये टेक्निक, ये सब इसके क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 8 चीजें इन्होंने बताई है, 8 में से अगर आप लोग को 5-6 याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देख लीजिएगा। नियमितता यानी मनुष्य का जो व्यवहार है वो भविष्यवाणी किया जा सकता है, यानी इन्होंने विज्ञान बनाने पर बल दिया है। कुल मिलाकर व्यवहारवादी है, वाले क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस को साइंस बनाने, फैक्ट वैल्यू, फैक्ट पर जोर देते हैं, वैल्यू पर जोर नहीं देते हैं, फैक्ट पर डाटा पर पूरा जोर देते हैं, क्या है उस पर जोर देते हैं। वेरिफिकेशन किया जा सकता है, जो आपने डाटा किया उसको वेरीफाई किया जा सकता है। टेक्निक्स, जो ह्यूमन नेचर है उसको उसको जो उसका मेजरमेंट के लिए क्या है टेक्निक यहाँ पर अवेलेबल है, इन लोग का कहना है। प्रमाणीकरण, देखिए इसका मतलब है जो भी डाटा होती है उसको हम लोग बता सकते हैं कि जो भी हमने किया है पॉलिटिकल साइंस में उसका किया जा सकता है। मूल्य तटस्थ, देखिए निर्धारण गलत है यहाँ पर, वैल्यू न्यूट्रिलिटी होगा, न्यूट्रिलिटी इसमें मतलब क्या होता है, देखिए कि जो भी मनुष्य है उसको अपना मूल्य से नहीं मतलब रखना चाहिए। जैसे उसकी विचारधारा मान लीजिए कोई है तो उसको फैक्ट पर जोर देना चाहिए, ये करना है कि। और इसमें देखिए अगला देखिए सिद्धांत और रिसर्च जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, प्योर साइंस है और इंटीग्रेशन से काम करता है। देखिए व्यवहारवाद की आलोचना लोग करते हैं कि ये जो व्यवहारवाद बिहेवियरल अप्रोच है ये पूरा साइंस बनाने का काम करता है, जो पूरा साइंस नहीं बनाया जा सकता है। उत्तर व्यवहारवाद पोस्ट बिहेवियरल क्या कहता है, देखिए इसके भी जन्मदाता यही है। ये रिलेवेंस और एक्शन की बात करते हैं। प्रासंगिकता क्या होता है, जो समाज समाज हम कोई भी रिसर्च क्यों कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, समाज में उसकी क्या वैल्यू है इसके देखने के लिए। और सिर्फ डेटा नहीं देखना चाहिए बल्कि बेहतर समाज बनाने के लिए एक्शन लेना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। इसकी 7 देखिए विशेषताएं, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आप लोग को काम आएगा। ठीक है, 7 क्या क्या है, तो प्रविधि से पूर्व सार यानी तकनीकी उपकरणों से ज्यादा महत्व शोध की विषय वस्तु पर देना चाहिए। सामाजिक जो सोशल चेंज हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको दूर करना चाहिए। मूल्य भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा ये कहता है। मूल्यों और जो बुद्धिजीवी है कर्मनिष्ठ एक्शन साइंस बनाने पर जोर देना चाहिए। देखिए व्यवहारवाद पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस बनाने की बात करता है, उत्तर व्यवहारवाद उसमें सुधार करता है और कहता है प्योर साइंस नहीं है सोशल साइंस है। इसमें इसमें क्या है, इसमें वैल्यू भी होता है, बिना हम लोग वैल्यू के नहीं रह सकते। ठीक, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये सब इजी है। ये मैंने फोटो डाल दिया है भाई, ये देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड जो होता है ये पॉलिटिकल साइंस का स्टेट। अब आइए स्टेट आप लोगों ने देखा होगा क्या है, हम इसमें देखें, आइए हम लोग देखते हैं स्टेट के बारे में देखते हैं। तो स्टेट का मीनिंग क्या होता है, स्टेट देखिए पॉलिटिकल साइंस जो इसमें बताया जाएगा, यह स्टेट उत्तर प्रदेश बिहार नहीं होता है, यह पूरा एक कंट्री से लिया जाता है। ठीक है, स्टेट का मतलब क्या होता है, यह पहला पॉलिटिकल साइंस में स्टडी ही स्टेट का किया जाता है। ठीक, तो जो यहाँ पर थ्योरी में जो स्टेट आएगा वह एक देश से लिया जाएगा, पूरे पूरे देश से लिया जाएगा, थ्योरी में बताएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं स्टेट जो है यह यूनानी भाषा के पोलिशन का जिसका सिटी स्टेट होता है। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, आइए इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो जो अरिस्टोटल है ये क्या कहते हैं, अरिस्टोटल कहते हैं कि परिवार गांव ऐसा समुदाय जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ठीक, गार्नर की परिभाषा, गार्नर अभी जो स्टेट में 4 एलिमेंट है ये बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। गार्नर गार्नर की परिभाषा है कि राज्य कम अधिक व्यक्तियों जनसंख्या, ठीक है, संगठन जो निश्चित भूभाग यानी भूभाग पे रहता है, वो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र हो और उसकी सरकार हो। चारों एलिमेंट की इन्होंने बात कर दिया है। अब देखिए 4 आवश्यक तत्व हम लोग देखते हैं। पहला तत्व इसका पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत जरूरी है। आप लोग के परिभाषा में भी आप लोग देखा होगा, किसी ने देखिए प्लेटो ने कितना 5040 बता दिया और रूसो ने इतना बता दिया है, कम या ज्यादा हो सकता है, ये लोग पहले के लोग बताए, लेकिन जनसंख्या भाई लोग ही नहीं रहेंगे तो स्टेट कैसा। और टेरिटरी देखिए होता है निश्चित भूभाग, भारत भारत की सीमा है ना, भारत की बाउंड्री है कि यहाँ से यहाँ तक भारत है, तो अब पाकिस्तान की बाउंड्री है, इस तरह से हर देश की अपनी अपनी बाउंड्री होती है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट देखिए तीसरा बहुत काफी इंपॉर्टेंट है।
कोई भी गवर्नमेंट कैसे मतलब स्टेट कैसे चलेगा, गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट से चलेगा। सॉवरेंटी होती है, सॉवरेंटी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। संप्रभुता होती क्या है, संप्रभुता का मतलब ये होता है राज्य, मतलब जो भी स्टेट में जो सरकार है उसको अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में, ठीक है, निर्णय लेने की क्या हो, सर्वोच्चता हो, यानी इंटरनल सॉवरेंटी एंड एक्सटर्नल सॉवरेंटी। देखिए डिसीजन ले सके भाई अपने आंतरिक मामले में या बाह्य मामले में, युद्ध करना है किसी से, वो राज्य डिसीजन लेंगे अपने वहाँ के जो लोग हैं, इसको संप्रभुता बोलते हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। राज्य और समुदाय में अंतर, तो स्टेट है जो कि उसकी जो मेंबरशिप है वो अनिवार्य होती है, जबकि अन्य की ऐच्छिक होती है। सब देख लीजिएगा, ऐसा कठिन नहीं है। उत्पत्ति के सिद्धांत, ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट हम लोग देखते हैं। तो पहला है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। जो ये डिवाइन ओरिजिन का थ्योरी है, ये देखिए सबसे प्राचीन है। माना जाता है कि राजा जो है वह ईश्वर का रूप है, यानी गॉड, गॉड ने ईश्वर को गॉड ने किसको बनाया, किंग को बनाया, गॉड ने किंग को बनाया और राजा को बनाकर अपने प्रतिनिधि के रूप में धरती पे भेज दिया है और वह राजा राज कर रहा है। ठीक, तो ये आप लोग को यहाँ से समझना। पहले के समय के राजा लोग क्या होते थे, ऐसी थ्योरी बना देते थे ताकि क्या हो सके कि लोग उनकी बात माने। ठीक, तो देखिए इसी के नाम पर वो अपनी निरंकुशता को जायज ठहराते थे। ठीक है, पैतृक होता था। ठीक, भारतीय संबंध में भी ये सब बताया गया है। ठीक, आलोचना देखिए अवैज्ञानिक है, काल्पनिक है, स्वेच्छाचारी, अत्याचारी। ठीक, ये सब आसानी से आप लोग देख सकते हैं। फोर्स थ्योरी देखिए क्या कहता है, यह ईश्वरीय संस्था नहीं मानता बल्कि शक्ति और बल। कोई भी राजा जो है वो जो कमजोर है उसकी भाई कहीं पूछ नहीं है। अगर शक्तिशाली जो नहीं है वो राजा नहीं, राज्य मजबूत नहीं होगा। राजा कौन बनेगा, भाई शक्तिशाली है वही राजा बनेगा। और राज्य कौन मजबूत होगा, जो शक्तिशाली है, जिसकी लाठी उसकी, माइट इज राइट वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो स्टेट कैसे बना है, तो वार एंड व्यक्ति के जरिए बना है। फोर्स इज मतलब शक्ति क्या है, शक्ति के कारण ही सब बना है। तो ये फोर्स थ्योरी वाले हैं। युद्ध की सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसकी आलोचना केवल शक्ति पर्याप्त नहीं है बल्कि और भी कुछ इम्पोर्टेंट है ऐसा। देखिए ऐतिहासिक थ्योरी, ठीक है, ये जो हिस्टोरिकल या विकासवादी सिद्धांत है ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसकी मान्य, ये मतलब मान्य, ये कहता है कि राज्य का निर्माण एक दिन में या 10 दिन में या किसी समझौते से नहीं हुआ है, बल्कि धीरे 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 हुआ है। ठीक है, राज्य न तो ईश्वर की कृति है न शक्ति के प्रबल, ये ऐतिहासिक विकास है, ऐसा जानना रखना है। आइए देखते हैं। देखिए रक्त संबंध, यानी रक्त संबंध से एक दूसरे को लोग जुड़ते हैं, इसीलिए स्टेट बना है। पहले परिवार बनाए, परिवार से समाज बनाए, समाज से राज्य बनाए, ऐसा करना है। धर्म, धर्म भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जो प्राचीन के समय के लोग थे वो कैसे आए हैं उससे धर्म बना। शक्ति, शक्ति इम्पोर्टेंट है। आर्थिक गतिविधियां भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद सरकार जब बनता है तो राज्य का रूप लेता है, ऐसा इन लोग का कहना है। मार्क्सवादी जो थ्योरी है ये कहता है कि दो प्रकार के वर्ग होते हैं, वर्गीय संस्था, यानी दो प्रकार के क्लास होते हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। जो अमीर होता है वो हमेशा से शोषण कर किया है, जो गरीब होता है उसका शोषण हुआ है। तो ये हमेशा से रहा है। देखिए शुरुआत में जो था वो कम्युनिज्म था, यहाँ कोई स्टेट नहीं था, मनुष्य कुछ था। स्लेव एज में जो स्लेव लोग होते थे उनको जो मालिक होते थे वो काफी शोषण करते थे। फ्यूडल एज में भी जो किसान होते थे मजदूरी का काम करते थे, बाकी जो सामंत लोग होते थे। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं वो अमीर होते हैं, उनके पास पूरा इंडस्ट्री का कंट्रोल होता है, बाकी जो मजदूर लोग होते हैं उनका शोषण होता है, ऐसा इस थ्योरी का कहना है। तो अब देखिए इन्होंने अपना उद्देश्य बताया कि राज्यहीन वर्गहीन समाज बनाया जाएगा, ऐसा समाज। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसका मानना है कि राज्य दैवी या प्राकृतिक ये सब नहीं, बल्कि मनुष्यों ने आपस में समझौता करके बनाया। चार लोग मिले और बोले कि अब से हम लोग स्टेट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर स्टेट बनने से पहले वाली अवस्था को कहते हैं नेचुरल स्टेट, प्राकृतिक अवस्था। ठीक है, वहां पर प्राकृतिक अवस्था क्या है, जहाँ पर सरकार नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। देखिए एक बार में वीडियो आपको समझ नहीं आएगा, दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, हम तेजी से बता रहे हैं, इसको बार बार हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग का पीडीएफ पढ़ने में आसानी रहे। नेचुरल स्टेट कौन सी अवस्था होती है, राज्य के बनने से पहले वाली अवस्था। राज्य कैसे बना है, तो लोगों ने आपस में समझौता किया है। इसमें इंपॉर्टेंट देखिए क्या क्या है, कौन कौन विचार, तीन तो विचारक है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक अवस्था बताएंगे और समझौता क्यों किया लोगों ने। प्राकृतिक अवस्था क्या होता है, ऐसी अवस्था जहाँ पर स्टेट नहीं होता है, एकदम शुरुआत वाली अवस्था जब लोग ऐसे ही रहते थे। नेचुरल तो इस स्टेट में
लोग कैसे रहते थे और उसके बाद लोगों ने समझौता क्यों किया। ये तीन विचारक हैं इंपॉर्टेंट, तीनों का नाम याद रखिए। तीनों की बुक लिवियाथन, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का है। तो हॉब्स ने देखिए बताया मनुष्य क्या होता है, स्वार्थी होता है, सेल्फिश नेचर का होता है, हिंसक होता है, इसका जीवन छोटा होता था, लोग एक दूसरे को मार काट करते थे और इसी मार काट से बचने के लिए लोगों ने आपस में समझौता किया और एक व्यक्ति को राजा बनाया। ठीक है, ये इनका कहना है। जॉन लॉक का कहना है देखिए मनुष्य शांतिपूर्ण, सहयोग, दयालु, अच्छा, यानी जॉन लॉक हॉब्स के विपरीत बताते हैं। जॉन लॉक बताते हैं मनुष्य का नेचर अच्छा था तो राज्य क्यों बना है। तो राज्य इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी अवस्था नहीं थी जो बता सके कानून क्या है, कानून को लागू कौन करेगा, कानून अगर कोई पालन नहीं कर रहा है तो उसको सजा कौन देगा। इन सब के लिए प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए, कानून की कमी को दूर करने के लिए स्थित आया। रूसो देखिए कहता है मनुष्य जो है प्राचीन काल में सुखी एवं संतुष्ट है, किसी से मतलब नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी आ गई, संपत्ति आ गई, संपत्ति, लोहे का विकास हुआ, संपत्ति आ गई, संपत्ति आने से, प्रॉपर्टी के आने से लोग स्वार्थी हुए। मनुष्य, रूसो का कहना है मनुष्य क्या था, पहले बहुत कुछ था, आदर्श बर्बर, यानी किसी से मतलब नहीं था, जंगली था, जंगली हिंसक नहीं था, खुश था भाई, उसको कोई मतलब नहीं था, सीधा साधा आदमी था। लेकिन बाद में जब प्रॉपर्टी आ गई तो लोग स्वार्थी हो गए। इसी को दूर करने के लिए जनरल बिल का कॉन्सेप्ट रूसो देता है, एक जनरल बिल होना चाहिए, उसके द्वारा शासन किया जाना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। राज्य के कार्य क्षेत्र, यानी कि राज्य को काम कितना करना। आदर्शवादी सिद्धांत, आइडियलिस्टिक थ्योरी क्या कहता है, राज्य कैसा होना चाहिए। राज्य को ये पावरफुल मानता है, राज्य ही सब कुछ है। स्टेट को ये सबसे मानता है कि स्टेट जो है नैतिक है, सबसे इम्पोर्टेंट है, यही जो है सारा, देखिए नैतिक मानता है। राज्य साध्य है, मतलब व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं, स्टेट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आदर्शवादी लोग बोलते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं राज्य, ठीक है। इसमें देखिए दो चीजें आप लोग को ध्यान रखना है, स्टेट पावरफुल है, स्टेट की बात हमको माननी चाहिए। स्टेट, व्यक्ति क्या है, व्यक्ति साधन ऐसा मानता है। और दूसरा स्टेट जो है नैतिक वैल्यू जो देता है। ठीक है, आइए व्यक्तिवादी सिद्धांत आदर्शवाद का विपरीत है। ये कहता है कि एक व्यक्ति, इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंट मिलना चाहिए, क्योंकि स्टेट वगैरह किस लिए है, इंडिविजुअल के लिए। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन हुआ, इम्पोर्टेंट हुआ स्टेट, ठीक, इंडिविजुअल वो इम्पोर्टेंट हुआ इंडिविजुअल। व्यक्तिवादी सिद्धांत बोलता है कि व्यक्ति इम्पोर्टेंट होता है, स्टेट नहीं। या आदर्शवाद का देखिए उल्टा, आदर्शवाद बोलेगा कि स्टेट इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति नहीं, जो स्टेट राज्य बोलेगा उसको पालन करना पड़ेगा। तो व्यक्तिवाद सिद्धांत बोलता है कि भाई व्यक्ति की स्वतंत्रता के ही लिए तो स्टेट का जन्म होता है। इसमें देखिए कौन कौन से विचारक हैं आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए हम बता रहे हैं राज्य का आवश्यक बुराई, राज्य को आवश्यक बुराई बताया क्योंकि राज्य हम लोग की स्वतंत्रता कम करता है। न्यूनतम शासन, वह सरकार अच्छी जो सबसे कम शासन करती है। ये लोग बोलेंगे स्टेट को कम से कम का, केवल पुलिस राज्य करना चाहिए, राज्य के काम देखिए, केवल सुरक्षा बनाए रखना चाहिए, ये लोग बोलते हैं। और मनुष्य को खुला छोड़ दो। उदारवादी सिद्धांत देखिए ये भी जुड़ा हुआ है, किससे, व्यक्तिवाद से ही जुड़ा हुआ है। और ये कहता है कि मनुष्य को भी खुला छोड़ दें, स्वतंत्रता ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत बोलेगा कि समानता, देखिए समाजवाद वाले समानता पर जोर देंगे, जो गरीब ही नहीं रहना चाहिए, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय पर जोर देते हैं। पूंजीवाद का लोग विरोध करते हैं और कहते हैं कि जो भी फैक्ट्री वगैरह, देखिए सरकारी स्वामित्व की बात करेंगे, प्राइवेट स्वामित्व की बात कौन करेगा, इससे पहले लिबरल थ्योरी क्या करेगा, कहेगा कि मनुष्य खुला छोड़ दो। ये लोग बोलेंगे मनुष्य खुला उला मत छोड़ो, जो भी प्रॉपर्टी है वो सबकी है, पूरे समाज की है, सहयोग पर बल दिया जाता है, ये लोग ये करते हैं। देखिए वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट आज के दौर में बढ़ रहा है, यानी जो भी सरकारें हैं उनको जनता के लिए काम करना चाहिए। डेमोक्रेसी और समाजवाद का मिला हुआ रूप है, जो कहता है राज्य केवल पुलिस का काम नहीं करे, कि केवल सुरक्षा न दे, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे काम करे, पॉवर्टी वगैरह दूर करे, सबको एम्प्लॉयमेंट दे, ये किसका काम करना है, ये करना है लोक कल्याणकारी राज्य का। ये लोकतंत्र को यानी इससे मिलाने का काम करता है। मार्क्सवादी थ्योरी फिर वही अमीर गरीब दो प्रकार का होता है, कोई वर्ग नहीं ऐसा होना चाहिए, ये कहना है। ये आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह से हमारा ये भी यूनिट समाप्त होता है। सॉवरेंटी क्या होती है, सॉवरेंटी जो अभी तक हमने स्टेट के स्टेट का, हाँ स्टेट के 4 एलिमेंट देखे थे, पॉपुलेशन, टेरिटरी और गवर्नमेंट, और तीसरा चौथा संप्रभुता। संप्रभुता काफी इंपॉर्टेंट होता है। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि जो कि पहले भी देख रहे हैं, सुपर और एनस वर्ड से बना होता है, जिसका अर्थ होता है सुप्रीम पावर।
इसका मीनिंग क्या होता है? सुप्रीम पावर। बोधा के अनुसार देख लेते हैं, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की सर्वशक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। कानून का कोई अंकुश न होने से मतलब ये है ना कि जो स्टेट है उसमें जैसे प्राइम मिनिस्टर है अपने, तो प्राइम मिनिस्टर निर्णय ले सके भाई, पूरे अपने देश में क्या करना है उसका निर्णय ले सके, ठीक है, वो संप्रभुता होती है कि कोई भी अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय ले सके। जैसे 1947 के पहले भारत में भारतीय लोग निर्णय नहीं लेते थे। कौन सॉवरेंटी कहाँ थी? भारत, हम लोगों के पास सॉवरेंटी नहीं थी, तो स्टेट नहीं हो पाएगा ना, सॉवरेंटी नहीं थी। तो सॉवरेंटी कहाँ थी? सॉवरेंटी थी ब्रिटेन में, ब्रिटेन वाले निर्णय लेते थे। संप्रभुता के लक्षण देखिए क्या है? निरंकुशता, यानी देखिए निरंकुशता का मतलब ये होता है ना कि इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं। निरंकुशता का मतलब क्या है? वो स्वतंत्र, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, इसका मतलब ये होता है। मौलिकता, ओरिजिनलिटी होती है, यानी किसान की संप्रभुता कोई कहीं और से नहीं मिली है भाई, अपने देश की संप्रभुता हर देश में होती है, ठीक। सर्वव्यापकता, यानी वो रहने वाले सभी प्रकार के लोगों पर लागू होता है, सभी नियमों पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं कि हम अलग हैं, ऐसा नहीं होता है। स्थायित्व, यानी सरकारें बदलती हैं, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार चली जाएगी, दूसरी की सरकार आएगी, लेकिन देश की जो संप्रभुता है वो बनी रहेगी। अविभाज्यता, यानी इसको बांटा नहीं जा सकता है, ये आधा तुम देखो आधा हम देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। अदेयता, यानी किसी को दे नहीं सकते, ठीक। यही सब देखिए आप लोग को। नाम मात्र की संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता कहाँ? प्रेसिडेंट के पास होती है। और वास्तविक सॉवरेंटी किसके पास? प्राइम मिनिस्टर के पास। ये आप लोगों ने देखा होगा, लीगल वैधानिक, ये सब भी इजी है, डिफेक्टिव डी जुरे देखा होगा। देखिए आस्टीन का जो संप्रभुता है वो जो अभी हमने बताया लगभग यही है। इसी को आस्टीन का पूछे चाहे संप्रभुता पूछे, एक ही चीज लिखना है। बहुलवाद इसकी विपरीत है, यानी एक निश्चित मानव सत्ता में एक लोगों ने भरोसा करता है कि संप्रभुता जो है उसका रहेगा कि किसमें शक्ति की असीम क्षमता रहती है। कानून संप्रभु का आदेश है, आस्टीन का कहना है। उच्चतर को दिया गया, उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश कानून होता है, ऐसा कहना। आज्ञा अविभाज्यता होती है, ठीक। इनकी इनकी आलोचना देखिए क्या है? कहेंगे कि इतिहास के विरोध, इतिहास नहीं मानता, कानून केवल आदेश नहीं है, इसकी आलोचना है। बहुलवादी सिद्धांत देखिए हम आपको बता देते हैं। बहुलवादी सिद्धांत ये आस्टीन के या संप्रभुता सिद्धांत के विरोध में आता है। कहता है कि राज्य केवल अकेला ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे परिवार है, समाज है, हम जहाँ काम करते हैं वो संस्था है, वो सब भी तो आदेश देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अब जो सरकार का आदेश है वही आदेश है, बाकी लोग भी आदेश देते हैं, बाकी लोग भी अपने नियम कानून बनाते हैं। तो इसका बहुलवाद का ये कहना है। देखिए समाज का संघात्मक, समाज देखिए संघात्मक ढांचा है, कई लेयर है, हमारे ऊपर कंट्रोल की बहुत सारी इकाइयां हैं। राज्य भी अन्य समुदाय जैसे बाकी लोग सोसाइटी है वैसे स्टेट भी है, ऐसा बहुलवादियों का कहना है। राज्य कानून का एकमात्र स्वरूप नहीं है, ये सब देखिए पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। मतलब यही है कि ये बहुलवादी क्या मानते हैं, आस्टीन वाले मानते हैं संप्रभुता को क्या माना जाता है कि एक निश्चित सत्ता है, स्टेट सर्वोपरि है, असीमित है, निरंकुश है, ये है। लेकिन बहुलवादी मानते हैं कि नहीं, स्टेट है लेकिन इसके अलावा भी बाकी सब संस्थाएं, परिवार है। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने के लिए हम ऐसे थोड़े किसी पे युद्ध कर देंगे, नैतिकता है, ये सारी चीजें। अराजकता का डर देखिए, प्रमुख विचारक है ये लोग, इसके आलोचक हैं, ये लोग बताते हैं कि अगर नष्ट हम लोग मानने लगेंगे संस्था तो अराजकता हो जाएगी, कोई नियंत्रण करेगा ही नहीं, राज्य की जरूरत पड़ती है, ठीक। आइए अब लोग अब लगभग समाप्ति है, आइए हम लोग देखते हैं क्या कानून, कानून क्या होता है। नागरिकों को बनाने के लिए कानून, ये काफी इजीली आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। इसकी आवश्यकता तो देख लीजिएगा क्या क्या है। सिविल सोसाइटी है जहाँ कानून संप्रभुता ये सब आप बहुत ही आसान है। व्यक्तिगत कानून, सार्वजनिक कानून, संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रशासनिक कानून, यानी आपके जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में जो कानून लगते हैं। सामान्य कानून, कानून के स्रोत देखिए, स्रोत रीति रिवाज परंपराएं जो चली जाती है बाद में वही कानून बनती है। धर्म क्या, धर्म भी कुछ कानून बनाते हैं ना, आज ये कल वो, तो उसको भी लोग मानते हैं कि कोई भी कोई कोई जो है इसे कपड़ा नहीं कचाता है, कोई ये तो कुछ ये भी कानून हो सकता है। धर्म वाले लोग भी कानून बनाते हैं, रीति रिवाज और न्यायिक निर्णय, जैसे जुडिशियली रूप से कोई निर्णय आ गया तो वो भी क्या है, वो कानून बनता है। कानूनी टिकाएं का मतलब देखिए ये होता है कि कोई बुक लिख दिया, कोई बुक लिखा है तो वो भी क्या होता है, कानून होता है, ठीक। अच्छे कानून में देखिए ये होना चाहिए, हम कानून का पालन जो करते हैं, तो ये बहुत टफ नहीं है कानून। पनिशमेंट भी देखिए बहुत टफ नहीं है, शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए और कानूनों को लागू करने के लिए इसकी जरूरत होती है। कानून अगर कोई लागू नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है, तो उसको क्या दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा।
भय बिन होत न प्रीति, देखिए बिना डर के जो है समाज में अच्छे से नहीं रहा जाता है, ये ऐसे ही कहना है। तो क्यों किया जाता है ये भी बहुत कठिन नहीं है, ये सिद्धांत देख लीजिएगा, थ्योरी इसकी क्या है। प्रतिशोधात्मक यानी बदला लेने के लिए, अगर किसी ने कुछ किया है तो उसे भी उतना दुख मिलना चाहिए, ये बदले की भावना पर होता है। निवारक सिद्धांत क्या होता है कि अपराधी को सजा देकर दूसरों के मन में खौफ पैदा किया जाता है कि दूसरे लोग डर न करें। सुधारात्मक कानून क्या होता है कि ये देखिए लोकप्रिय सिद्धांत, अपराध से गिरा को अपराधी से नहीं, सुधारने पर जोर देना चाहिए, ये शिक्षा पर शिक्षा देकर सुधारना चाहिए। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत ये होता है कि अपराधी को अपराध करने से अवसर से ही वंचित कर दो कि दोबारा अपराधी नहीं कर पाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5वें से लेके 8वें यूनिट तक अभी वीडियो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा, या आप लोग देख रहे होंगे तो अपलोड हो चुका होगा, उसको भी पूरा देख लीजिएगा। ये केवल 60 वीडियो था, एक बार में समझ नहीं आएगा तो दोबारा देखिएगा, पीडीएफ को 3-4 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आसानी से 4 वीडियो चाहेंगे तो 3-4 घंटे में कवर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।